हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण और इसमें जो है हम वर्णमाला को देखेंगे। वर्णमाला की बात की जाए तो देखने में तो ये बहुत इजी टॉपिक लगता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपके गलत होने के 99% चांसेस हमेशा बने रहते हैं। जितना ही सरल टॉपिक है उतना ही कंफ्यूजन भरा है और गलती हमेशा हो जाती है। तो बहुत आराम से और ध्यान से बारीकी से हर एक पॉइंट को आप पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इसी तरह की डेली वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की सीरीज स्टार्ट की हूँ, जिसकी डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी शाम 6 बजे मेरे चैनल पर, मेरे चैनल यानी कि प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा पर। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट लिखा है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यहीं से आ जाता है कि जो ध्वनियाँ होती हैं उनके लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 तथा व्यंजन में वर्णों की संख्या 33 स्वीकार की गई है या किया जाता है। तो अगर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या पूछे तो आप कितना बताएंगे? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। बात करें हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण की तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं। लेकिन अगर वर्तमान समय में पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो इस समय जो है वर्तमान समय में इसकी संख्या जो है वो 53 हो गई है। कितनी हो गई है? 53 हो गई है। ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान समय की बात हो रही है। आप जानते हैं एक वर्ड इस तरीके से है, ऐसे ही करके लिखा जाता है, ठीक है। इसको भी स्थान दे दिया गया है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। इनका नाम क्या है ये मुझे भी नहीं पता। अगर किसी को पता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और ये भी वर्ड जो है ये वर्णमाला के अंतर्गत आ चुके हैं, तो इनको लेकर जो है हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ पाई जाती हैं, तो वो है 53। याद रखिएगा, प्रश्न जिसके अकॉर्डिंग पूछेगा वैसे ही आप जो है आंसर टिक कीजिएगा। अगला पॉइंट है, वस्तुतः वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफी विवाद रहा है। कामता प्रसाद गुरु ने 43 वर्ण माने हैं। देखिएगा, वैसे तो वर्णमाला में कुल ध्वनियों की जो संख्या है वो 52 बताई गई है, लेकिन वर्तमान समय में 53 हो गई है। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर पूछेगा हिंदी में वर्णमाला ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 43 बताएंगे। याद रखिएगा, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ध्वनियों की जो संख्या है वो 43 है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंफ्यूजन बार बार बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे हम हिंदी मानक हिंदी वर्णमाला। आप देख सकते हैं इसमें जो स्वर हैं वो 11 स्वर हैं, जैसे कि संख्या अभी बताई गई है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये 11 स्वर है। आप इसका स्वयं से भी अध्ययन कर सकते हैं। और नीचे बात करें व्यंजन, तो व्यंजनों की संख्या आप देखिए यहाँ पे ये पूरी 33 व्यंजन दिए गए हैं। इसके आगे अगर हम चलेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे जो है संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है, आयोगवाह जो कि 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, द्विगुण व्यंजन जो है ये भी 2 होते हैं, डाढ़ा, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। अगर इनको टोटल हम करेंगे तो हमारी संख्या कितनी बनेगी? इनकी पूरी संख्या जो होगी वो आपकी हो जाएगी 52। याद रखिएगा। तो यही कुल जो है हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या बताई गई है। और अगर अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग आप ये बताएंगे। अगर संयुक्त व्यंजन की बात किया तो आप 4 बताएंगे, आयोगवाह पूछेगा तो आप 2 बताएंगे, द्विगुण व्यंजन पूछा तो 2 बताइएगा। आगे देखते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग।
अनुस्वार को हम बिंदी के रूप में जो है प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे विसर्ग की बात करें तो विसर्ग आप देख सकते हैं, इसको कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो ये विसर्ग का निशान होता है, ये आप सभी जानते भी होंगे। तो आगे कहते हैं कि अनुस्वार तथा विसर्ग का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को आयोगवाहक कहते हैं। क्या कह रहे हैं, ये जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, इनका स्वर और व्यंजन इन दोनों के साथ कोई योग ना होने के कारण इसलिए इन ध्वनियों को क्या कहा गया, आयोगवाह कहा गया। प्रश्न बन सकता है वो कौन सी ध्वनियां होती हैं जिनका स्वर और व्यंजन के साथ योग नहीं होता है, और जब उनका योग नहीं होता है तो उसे क्या नाम दिया गया है, तो उसे आयोगवाह कहा गया है। आगे देखिएगा, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार आयोगवाह स्वरों के ही अनंतर आते हैं। अब देखिएगा, जो किशोरी दास वाजपेयी हैं, इन्होंने कहा कि जो आयोगवाह होते हैं यानी कि अनुस्वार और विसर्ग, ये स्वरों के ही अनंतर आते हैं। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, ऊपर ये कहा गया कि जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये स्वर और व्यंजन के साथ इनका कोई योग नहीं होता, इसलिए इन्हें अलग से आयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एक लेखक हैं, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है, एक लेखक हैं जिनका नाम है किशोरी दास वाजपेयी, इनका मानना है कि जो आयोगवाह यानी कि अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये स्वरों के ही अनंतर आते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न बने कि आयोगवाह को स्वरों के अनंतर किसने स्थान दिया, किसने माना है, तब आप बताएंगे किशोरी दास वाजपेयी जी को। आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें देखिएगा, उच्चारण स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर, ओष्ठ की स्थिति आदि के आधार पर स्वरों का निम्न ढंग से वर्गीकरण किया जा सकता है। अब जो स्वर हम बोलते हैं, इनका जो उच्चारण होता है वो कितने आधारों पर होता है, उच्चारण स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर, ओष्ठ, इन स्थितियों के आधार पर जो है स्वरों का निम्न ढंग से वर्गीकरण किया जा सकता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्वरों का उच्चारण है, मतलब स्वरों के बोलने का जो उच्चारण स्थान बताया गया है, तो वो देखिए कैसे कैसे। अगर उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और अगर मात्रा की हम बात करेंगे तो मात्रा है हरस्व। जीभ की स्थिति जो होती है वो मध्य में होती है। आप जब आ का उच्चारण करते हैं तो आप बोल के देखिए आपकी जीभ कहाँ पे है, तो वो मध्य में रहेगी। जब आप आ बोलेंगे तो जीभ कहाँ पे है, मध्य में है, तो उसकी स्थिति है मध्य में। मुख विवर जो होता है वो अर्ध विवृत होता है। कैसा होता है, अर्ध विवृत होता है मुख विवर। हमारा जो मुख विवर मतलब मुख जो हमारा खुलता है, जब आप आ का उच्चारण करते हैं तो क्या आप पूरा मुंह खोलते हैं, तो कहेंगे नहीं। आप बोल के देखिए, जब आप आ का उच्चारण कर रहे हैं तो आपका मुंह आधा खुल रहा है, पूरा नहीं खुल रहा है। तो इसका उच्चारण आपको समझ में आया। उच्चारण का जो स्थान है, जो आपके मुंह से जो आवाज निकल रही है आ, वो आपके कंठ से निकल रही है। और मात्रा की बात करें तो ये हर्षों में आएगा। जीभ की स्थिति कैसी होती है, जब आ का हम उच्चारण करते हैं तो मध्य में होती है हमारी जीभ। मुख विवर जो होता है वो हमारा अर्धविवृत होता है, क्योंकि आधा खुला हुआ होता है। और ओष्ठ की जो स्थिति होती है वो उदासीन होती है। जब आप आ बोलते हैं तो आ का कोई मतलब ये नहीं होता कि ओठ जो होते हैं वो हमारे किस प्रकार से होते हैं, वो उदासीन होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये इसी प्रकार से बताया गया है कि स्वर जितने होते हैं उनका उच्चारण स्थान, मात्रा के हिसाब से अगर हम देखें तो इनका क्या स्थान होता है, जीभ की स्थिति कैसी होती है, मुख विवर क्या होता है, और ओष्ठ की स्थिति कैसी होती है। तो एक को मैंने आपको बता दिया, आप कैसे समझें। उसी तरीके से जो है आप औरों का भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप आगे इसको देख सकते हैं, किस प्रकार से आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ई का क्या होता है, ई का क्या होता है, ऊ का क्या होता है, ऊ का क्या होता है, सभी का। और सबको एक बार आप देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण है उन पर हम फोकस करते हैं, वहां पे मैं आपको समझाऊंगी भी। आगे देखिएगा, बात करें स्वर की तो देखिएगा, स्वर वह ध्वनि है जिनके
जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। क्या कह रहे हैं? स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। जो स्वर होते हैं उनका स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। दूसरा है, सभी स्वर अक्षरिक होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? सभी स्वर अक्षरिक होते हैं। अगला पॉइंट है, सभी स्वर जो है वो अल्प प्राण होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? जितने भी स्वर आप पढ़ेंगे वो सभी आपके अल्प प्राण में आते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करें आगे, अगला जो पॉइंट है तो उसमें है कि सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। एक होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। सघोष को ही हम घोष भी कहते हैं। तो जो स्वर होते हैं वो प्रायः घोष या फिर सघोष में आते हैं, और जो स्वर होते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं। स्वर प्रायः अक्षरिक होते हैं और इनका उच्चारण जो होता है वह स्वतंत्र होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई स्वर जो है स्वरों की बात, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। ये स्वरों की बात हो गई, जो 11 स्वर अभी हमने पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की। जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, देखिएगा। व्यंजनों का वर्गीकरण, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि व्यंजनों को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। व्यंजनों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? तो 2 आधारों पर। ये भी प्रश्न बना के पूछ सकता है। तो वो 2 आधार कौन कौन से हैं? पहला है उच्चारण स्थान और दूसरा है प्रयत्न स्थान। ठीक है, जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो क्या स्थिति होती है, उसका उच्चारण जो है हम कौन सी जगह से करते हैं? कंठ से होता है, तालु से होता है, दंत से होता है, ओष्ठ से होता है, किस प्रकार से होता है? तो वो हो गया उच्चारण स्थान। और जो प्रयत्न स्थान होता है वो होता है कि मतलब कौन सा व्यंजन हम बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा हमें बल देने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत होती है, कि हल्का प्रयत्न करने की ज़रूरत होती है, कि सामान्य अवस्था में हम बोल सकते हैं, वो होता है प्रयत्न स्थान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उच्चारण स्थान जो है वो किस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट दिया है उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला है कंठ। कंठ से यानी कि कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है व्यंजन में, तो आप देख सकते हैं। बात की जाए कंठ की तो का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपके कंठ यानी कि जो का वर्ग होता है उनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से होता है। ठीक है, फिर है तालु। तालु की बात करें तो तालु का जो उच्चारण स्थान है वो है च, छ, ज, झ, य और शा, यानी कि जो चा वर्ग है उसका है उच्चारण स्थान तालु। देखिए यहाँ पे तो आप इस तरीके से देख रहे हैं, और अगर आपको इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जो है संस्कृत की क्लास ली है, वहाँ पे मैंने वर्ण विचार पढ़ाया है। एक वीडियो पड़ी होगी वर्ण विचार की, आप जाके संस्कृत व्याकरण वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप जाके देखिएगा। वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से और एक एक वर्ड के बारे में बताया गया है। वहाँ पे सूत्र भी है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग आप ये सारे जो है उच्चारण स्थान को बहुत अच्छे से समझ में जाएंगे। और वैसे इस पुस्तक में जितना दिया है मैं उसको बता देती हूँ। बाकी अगर विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, जो कि वर्ण विचार नाम से होगी, और ये आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। संस्कृत व्याकरण की जो प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें दूसरी या तीसरी वीडियो ही होगी। आगे देखिएगा, बात करें मूर्धन्य यानी कि तालु के मूर्धा भाग से, तो यहाँ से जो उच्चारण होता है वो होता है टा वर्ग का। जो टा वर्ग का उच्चारण होता है वो मूर्धा से होता है, और इसमें आपका मूर्धन्य शा भी आता है। बात करें दंत से यानी कि दांतों के मूल से, तो इस यहाँ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तो ता, था, दा, धा। ता, था, दा, धा, इनका जो उच्चारण होता है वो दंत से होता है। आप बोल के देखिए, आप ता बोल रहे होंगे तो जीभ आपकी दांतों पे लग रही होगी, था बोल रहे होंगे तो भी आपकी जीभ दांतों पे लग रही होगी। बिना दांत को टच किए आप ता का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, कर पाएंगे?
एक बार प्रयास कीजिए, नहीं हो रहा होगा ना। तो वही चीज है, बिना दांत को टच किए आप ता, था, दा, धा इन किसी का उच्चारण नहीं कर सकते। तो यहीं से आप समझिएगा दंत का उच्चारण स्थान क्या है, ता, था, दा, धा। सबसे सही होता है उच्चारण स्थान को याद करने के लिए कि आप उसको जो है अपनी मतलब बोलकर प्रैक्टिस करके अपनी जबान पर इसको सेट कर लीजिए, वो ज़्यादा सही होता है। ठीक है, तो आप जितना बोलेंगे वो चीज़ आपको याद रहेगी, दांत से है कि ओष्ठ से है कि कैसे हो रहा है। आगे देखिएगा, वत्सर्य की बात करें यानी कि दंत मूल से, तो यहाँ से जो उच्चारण निकलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो होते हैं न, स, र, ल। ठीक है, न, स, र, ल ये इसका उच्चारण स्थान है। और ट्रिक भी बन सकती है न सरल, हे वत्स न सरल, हे वत्स, वत्स से वत्सर्य, हे वत्स न सरल। ठीक है, आगे है ओष्ठ। ओष्ठ की बात करें तो दोनों होठों से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान है जो दोनों होठों से होता है यानी कि ओष्ठ से होता है, तो वो है पा, फा, बा, भा, मा। अब पा जो है, जब आप पा बोलेंगे तो क्या बिना दोनों होठों को सटाए आप पा बोल सकते हैं? बोलने का प्रयास कीजिए, नहीं बोल पाएंगे। जब तक आप दोनों होठों को सटाएंगे नहीं तब तक पा का उच्चारण होगा ही नहीं। तो ओष्ठ की बात करेंगे तो ओष्ठ में आपके आ जाएंगे पा, फा, बा, भा, मा। आगे देखिएगा, दंतोष्ठ की बात करें तो निचले होठ और ऊपर के दांतों से इसका उच्चारण स्थान होता है। और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आपके वा और फा आते हैं, वा और फा। ठीक है, अब दांत और ओठ, वा बोल रहे हैं तो भी दांत जो है आपके होठ पे जा रहा है, और फा बोल रहे हैं तो भी दांत जो है आपके होठों पे टच हो रहा है। तो वा और फा जो है ये दंतोष्ठ हैं। और ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है। स्वर यंत्रीय जिन्हें हम काकल्य कहते हैं, इसमें कौन से वर्ड आते हैं, तो इसमें आपका आता है का वर्ड। पूछता है का वर्ड का उच्चारण स्थान है काकल्य या स्वर यंत्रीय, तो स्वर यंत्रीय। और का वर्ड का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ भी होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कैसे पूछता है वो आपको समझना होगा। आगे देखते हैं, जो दूसरा भाग है, दूसरा आधार है व्यंजनों के उच्चारण स्थान का, वो है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर बात करें तो प्रयत्न के आधार पर किया गया विभाजन जो है वो दो ढंग का होता है। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। इन दो आधारों पर जो है इसका विभाजन किया गया है। देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न की अगर हम बात करें तो इसमें पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो इसमें देखिए का वर्ग। का वर्ग का मतलब होता है का वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो आप जानते हैं का वर्ग में 5 वर्ड आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो ये का वर्ग हो गया। चा वर्ग के 5 वर्ड, टा वर्ग के 5 वर्ड, ता वर्ग के 5 वर्ड और पा वर्ग के 5 वर्ड जो है ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ये किसके अंतर्गत है? आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत। इसके बाद आगे हम बात करेंगे तो अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपके आते हैं या, रा, ला, वा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से वर्ड आते हैं? या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। इसमें भी कौन कौन से वर्ड आते हैं? ये है तालव्य सा, ये है मूर्धन्य सा, ये है आपका दंत सा और ये है आपका हा। ठीक है, फिर अर्ध स्वर की बात करें, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है अर्ध स्वर। तो जब अर्ध स्वर की हम बात करते हैं तो अर्ध स्वर जो होता है वो होता है आपका या और वा। बात करें पार्श्विक की तो पार्श्विक जो होते हैं, पार्श्विक वर्ड में आपका आ जाएगा ला वर्ड। और लुंठित जिसे हम प्रकंपित भी कहते हैं, देखिएगा कभी कभी प्रश्न प्रकंपित करके पूछता है और कभी कभी लुंठित करके पूछता है। तो लुंठित हो या प्रकंपित हो, इसमें कौन सा वर्ड आएगा? इसमें आपका रा वर्ड आएगा। और अगर आपको मतलब सोच रहे होंगे इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये जो पुस्तक है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की, इनकी जो है मैं कुछ ही दिनों में
पृष्ठ संख्या के हिसाब से यानी कि पेज नंबर के अकॉर्डिंग क्विज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर आप इससे रिलेटेड हर एक पेज की क्विज पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए रहिए। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, कुछ ही दिन में आपको जो है अपडेट कर दिया जाएगा कि कितने तारीख से आपको वो वाली क्विज प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक जो है टेलीग्राम ग्रुप को मतलब ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। आप वहाँ से जाके जैसे ही उस लिंक को टच करेंगे आप सीधा मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे अभी भी क्विज होती है जो कि मॉर्निंग में 10 बजे से होती है और नाइट में भी 10 बजे कराई जाती है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपका उस ग्रुप में स्वागत है। और बाकी अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक की अगर हम बात करें तो अनुनासिक के अंतर्गत जो है आपके ये जो पंचमाक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ग के जो पंचमाक्षर होती है यानी कि जो 5वां वर्ड होता है हर एक वर्ग का, आप समझते हैं, ठीक है। पंचमाक्षर उन्हीं को हम अनुनासिक कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे बाह्य प्रयत्न की। अभी तक हमने देखा आभ्यंतर प्रयत्न, अब देखेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की बात करें तो इसमें आपके 4 आते हैं, आघोष, घोष, महाप्राण, अल्पप्राण, ठीक है। बाह्य प्रयत्न में देखिएगा इसमें थोड़ा सा बुक में गलती है। अगर किसी का नया बुक होगा तो शायद उनके में ये इसका सुधार कर दिया गया हो, और अगर नहीं सुधार है तो आप इसको सुधार लीजिए इस पुस्तक में। जहाँ ये जो घोष लिखा है ये घोष नहीं, ये अघोष है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो बातें लिखी गई हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण वो अघोष कहलाता है, ना कि घोष कहलाता है। और घोष जिसे हम सघोष भी कहते हैं वो होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। तो इसे आप एक बार सही कर लीजिएगा और इसको हम पढ़ते हैं। देखिएगा, बात करें बाह्य प्रयत्न में आघोष वर्ण की तो आघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो है ये आपका होता है आघोष वर्ण। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं, आघोष एक दोष, ये है ट्रिक। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे। आघोष से आप याद रखिएगा कि ये आघोष वर्ण है। एक से याद रखिएगा कि जो पहला वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का उसकी बात हो रही है। दो से, ये दो लिखा है ना दोष में, दो से याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा वर्ण होता है वो, और शाह जो होता है, सा का मतलब हुआ तीनों शाह यानी कि तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह और आपका दंत शाह, ये तीनों शाह जो है आपके अघोष वर्ण में आएंगे। तो ये ट्रिक है आपकी, कभी भी परीक्षा में अगर पूछा कि निम्न में से आघोष वर्ण कौन कौन से हैं, फौरन इस ट्रिक को याद करिएगा और आंसर को जो है सही टिक करिएगा। बात करें घोष या फिर जिसे हम कहते हैं सघोष, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि सघोष घोष को कहते हैं या अघोष को कहते हैं, तो याद रखिएगा घोष को हम सघोष कहते हैं। और बात करें इसमें प्रत्येक इसमें वर्णों के उच्चारण की तो सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है, चौथा वर्ण होता है और जो 5वां वर्ण होता है, ये ध्यान रखिएगा, तीसरा, चौथा और 5वां। आगे बढ़ते हैं महाप्राण। महाप्राण की अगर हम बात करें तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण आता है। महाप्राण जो है इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण आता है। और बात करें अल्प प्राण की तो अल्प प्राण में आपका प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीया व पंचम वर्ण आता है। एक एक वर्ण को छोड़ करके अगला अगला वर्ण आता है। कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे आघोष में अगर आप आघोष को याद कर लिए तो जितना बचेगा वो सघोष में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप अघोष को याद कर लिए तो आप जितना वर्ण बचा वो सघोष में जाएगा। और आप जानते हैं सघोष में ही सारे स्वर जो होते हैं वो सघोष के अंतर्गत आते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा और यहीं पे लिख लीजिएगा। और इसी तरीके से आप महाप्राण या अल्प प्राण में से किसी एक को याद कर लीजिए। तो अल्प प्राण की एक ट्रिक है,
अल्प प्राण 135 अंतस्थ, इसका क्या मतलब हुआ? अल्प प्राण से याद रहेगा कि ये अल्प प्राण की बात हो रही है। 135 यानी कि 1 का मतलब हुआ पहला वर्ण, 3 का मतलब हुआ तीसरा वर्ण और 5 का मतलब हुआ उस वर्ग का 5वां वर्ण। ठीक है, तो अल्प प्राण में आपके कौन कौन से वर्ण आएंगे? पहला, तीसरा और 5वां। और साथ ही साथ जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण अभी हमने बताया ना कि अंतस्थ वर्ण आपके कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, ये चारों वर्ण भी आपके अल्प प्राण में आएंगे। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। ये हो गई जो है व्यंजन के वर्गीकरणों की बात। अब हम बात करेंगे शब्द भेद की। आइए इनको भी देख लेते हैं। शब्द भेद की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है तो देखने में छोटे छोटे, लेकिन बहुत गलत कराते हैं ये क्वेश्चन भी। देखिएगा, रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद होते हैं। ये प्रश्न आता है, रूप या रूपांतर के अनुसार जो होते हैं शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, जिसे हम कहते हैं अव्यय। ठीक है, जो विकारी शब्द होते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या जाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जो छोटे छोटे वाले हैं ये सभी विकारी में आएंगे, ऐसे ही समझिएगा। जो छोटे छोटे वाले शब्द हैं ये सब विकारी में आएंगे, और जो अविकारी हैं जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं, उसमें आप क्या जाएंगे? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और आपके आ जाएंगे विस्मयादि बोधक। ये सारे आपके अविकारी के अंतर्गत आएंगे। देखिए, आ लग गया तो थोड़ा बड़ा हो गया, अविकारी हो गया तो यानी कि बड़े बड़े आ गए, विकारी है तो यानी कि छोटे छोटे आ गए। ये चीज क्लियर हो गई। आगे देखिएगा, रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये रचना या बनावट के अनुसार जो है शब्दों के कितने भेद बताए गए हैं? तो 3 भेद बताए गए हैं। प्रश्न ऐसे ही बनता है, रूपांतर या रूप के अनुसार जो है शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रूप के अनुसार शब्दों के 2 भेद होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आगे देखिएगा, उत्पत्ति, इतिहास या विकास के अनुसार शब्दों के 4 भेद होते हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है, उत्पत्ति हो या फिर इतिहास हो या फिर विकास, इन तीनों में से कोई भी नाम ले लें, इनके अनुसार जो शब्दों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या फिर चौथा है आगत या विदेशी शब्द। इन्हें हम आगत भी कहते हैं और विदेशी भी कहते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। आगे देखिएगा, वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद होते हैं। अगर प्रश्न आए वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। तो अभी देखिए, रूप, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के आप लोग देखते हैं ना 2 रूप होते हैं। एक हो गया नॉर्मल चेहरा, ठीक है, रूप को चेहरे से कनेक्ट कीजिए, एक हो गया नॉर्मल और एक हो गया मेकअप के बाद वाला चेहरा, तो 2 रूप हो गए ना। तो रूप के अनुसार कभी पूछेगा तो शब्दों के 2 भेद होते हैं। रचना, रचना में 3 शब्द आया है, ठीक है, रचना, रचना हो गया या बनावट हो गया, इसके आधार पे 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रचना के आधार पे। बात करें उत्पत्ति, तो उत्पत्ति मतलब कैसे उत्पत्ति हुई थी? तो कुछ तत्सम शब्द थे, फिर बाद में कुछ तद्भव आए, देशज आए, विदेशज आए, ये उत्पत्ति हुई ना। इतिहास यानी कि विकास हुआ, तो ये तो समझ में ही आ जा रहा है। उत्पत्ति के आधार पे अगर प्रश्न बनेगा तो इसके 4 भेद होते हैं। और वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। आइए उन 8 भेदों को हम पढ़ लेते हैं जो वाक्य प्रयोग के अनुसार होते हैं शब्दों के। तो वो 8 भेद होते हैं आपके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 8 होते हैं। आइए एक एक की परिभाषा हम देख लेते हैं फटाक से। तो संज्ञा की परिभाषा आप लोगों ने बचपन से पढ़ी होगी, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ये हो गई संज्ञा की परिभाषा। बात करें सर्वनाम की, तो संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अगला है विशेषण। विशेषण की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण, ये आप लोग जानते ही हैं। बात करें क्रिया की,
तो जिससे किसी काम का करना होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। बात करें क्रिया विशेषण की, तो जिससे क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे है समुच्चय बोधक। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। समुच्चय बोधक जो होता है, दो शब्दों या दो वाक्यों को मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। चाहे दो शब्दों की बात हो या वाक्यों की बात हो, दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। और आगे है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक की अगर हम बात करेंगे तो इसकी परिभाषा है, मनोविकार को सूचित करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो ये हो गए 8 भेद जो आपके अभी हमने पढ़े हैं, जो कि वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के भेद हैं। वाक्य के प्रयोग के अनुसार किसके भेद हैं, तो ये शब्दों के भेद हैं। कल जो है हम इन सभी 8 भेदों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और अगर आप इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते वीडियो पे लाइक करते हुए जाइए। और अगर कुछ कहना है तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, जो भी आपके मन की बात होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक कमेंट करके भी बताइएगा कि यहाँ आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल फिर शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।